इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमुख यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। सामान्य तथ्य संक्षिप्त रूप मालिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रहों शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया उपग्रह का शुभारंभ किया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV-D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर S सोमनाथ हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर मिशन भेजा। सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में GSLV-M के 3 ULV भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए एक पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, मानव अंतरिक्ष उड़ान, आगे चंद्र अन्वेषण, इंटरप्लैनेटरी जांच और सौर मिशन अंतरिक्ष यान के विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को वर्ष 2014 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो ने मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 साल बाद सितंबर 2015 में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट की स्थापना की। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग से विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कग्रीव प्रभावित हुआ, तो उसने 1804 में कग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। आज के आधुनिक तोपखानों की मंगल भाटी ने सरों की खोज 1945 में की थी। 1947 में अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ भारत की रॉकेट तकनीक के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की संभाव्यता की वजह से विख्यात हुए। भारत जनसांख्यिकीय दृष्टि से विशाल होने की वजह से दूरसंचार के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की प्राथमिक संभाव्यता को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। 1960-1970 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में जाने गए। 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम भाग माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं,
1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया। जापान और यूरोप को छोड़कर हर मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम की तरह भारत ने अपने विदित सैनिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को सक्षम कराने में लगाने के बजाय कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपण में समर्थ बनाने के उद्देश्य हेतु किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इसने अनुसंधित रॉकेट का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। ये सभी नवस्थापित थुम्बा भूमध्यीय रॉकेट अनुसंधान केंद्र से प्रक्षेपित किए गए, जो कि दक्षिण केरल में तिरुवनंतपुरम के समीप स्थित है। शुरुआत में अमेरिका एवं फ्रांस के अनुसंधित रॉकेट क्रमशः नाइक अपाचे एवं कैंटोर की तरह ऊपरी दबाव का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किए गए, जब तक कि प्रशांत महासागर में पोत आधारित अनुसंधित रॉकेट से अध्ययन शुरू न हुआ। ये इंग्लैंड और रूस की तर्ज पर बनाए गए। फिर भी पहले दिन से ही अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकासशील देशी तकनीक की उच्च महत्वाकांक्षा थी और इसके चलते भारत ने ठोस ईंधन का प्रयोग करके अपने अनुसंधित रॉकेट का निर्माण शुरू कर दिया, जिसे रोहिणी की संज्ञा दी गई। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहदाकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से विभाजित कर अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकोस्पार कार्यक्रम से 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारंभ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणामस्वरूप जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 1970-2000-2003 के दशक में डॉक्टर साराभाई ने टेलीविजन के सीधे प्रसारण के जैसे बहुल अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपग्रहों की संभाव्यता के संदर्भ में नासा के साथ प्रारंभिक अध्ययन में हिस्सा लिया और अध्ययन से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रसारण के लिए यही सबसे सस्ता और सरल साधन है। शुरुआत से ही उपग्रहों को भारत में लाने के फायदों को ध्यान में रखकर साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कि कृत्रिम उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में वृहद प्रक्षेपण वाहनों में निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समांतर कार्यक्रमों के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा और इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV की आधारभूत संरचना एवं तकनीक का निर्माण प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के स्काउट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। इस दौरान भारत ने भविष्य में संचार की आवश्यकता एवं दूरसंचार का पूर्वानुमान लगते हुए उपग्रह के लिए तकनीक का विकास प्रारंभ कर दिया। भारत की अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुई। 1979 तक नवस्थापित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SLV प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुका था। द्वितीय स्तरीय असफलता की वजह से इसका 1979 में प्रथम प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया था। 1980 तक इस समस्या का निवारण कर लिया गया। भारत का देश में प्रथम निर्मित कृत्रिम उपग्रह रोहिणी प्रथम प्रक्षेपित किया गया। अमेरिकी प्रतिबंध सोवियत संघ के साथ भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिका द्वारा परमाणु अप्रसार नीति की आड़ में काफी प्रतिरोध किया गया। 1992 में भारतीय संस्था इसरो और सोवियत संस्था ग्लावकास्मोस पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों की वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तथ्य वांछित सोवियत संघ क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन तो भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ जो भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था। इस असहयोग का परिणाम ये हुआ कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करते हुए भी सोवियत संघ से बेहतर स्वदेशी तकनीक 2 सालों के अथक शोध के बाद विकसित कर ली। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान की D5 उड़ान में किया। प्रक्षेपण यान भारत के वाहक रॉकेट बाएं से दाएं SLV, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV मार्क 3। 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण से स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत की।
1960-1970 के दशक में देश में सफलतापूर्वक साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम विकसित किया गया और 1980 के दशक से उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 पर अनुसंधान का कार्य किया गया। इसके बाद ने पीएसएलवी, जीएसएलवी आदि रॉकेट को विकसित किया। हिंदुस्तान से जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक बातें। एक भारतीय होने के नाते आपको भारत से जुड़ी यह बातें जरूर जान लेनी चाहिए। वैसे तो भारत की हर बात खास और रोमांचक होती है, चाहे वह बात भारत के इतिहास के बारे में हो या फिर संस्कृति के बारे में। उपग्रह प्रक्षेपण यान मुख्य लेख। उपग्रह प्रक्षेपण यान। उपग्रह प्रक्षेपण यान स्थिति सेवा वापस उपग्रह प्रक्षेपण यान या एसएलवी परियोजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 के दशक में शुरू हुई परियोजना है जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान का उद्देश्य 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना और 40 किलो के पेलोड को कक्षा में स्थापित करना था। अगस्त 1979 में SLV-3 की पहली प्रायोगिक उड़ान हुई, परंतु यह विफल रही। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान मुख्य लेख। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान स्थिति सेवा वापस। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 5 चरण ठोस ईंधन रॉकेट था। यह पृथ्वी की निचली कक्ष में 150 किलो के उपग्रहों स्थापित करने में सक्षम था। इस परियोजना को भू-स्थिर कक्षा में पेलोड के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 1980 के दशक के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया था। इसका डिजाइन उपग्रह प्रक्षेपण यान पर आधारित था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मुख्य लेख। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन स्थिति सक्रिय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। PSLV के विकास से पूर्व ये सुविधा केवल रूस के पास थी। PSLV छोटे आकार के उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में भी भेजने में सक्षम है। अब तक PSLV की सहायता से 70 अंतरिक्षयान, 30 भारतीय जोड़ 40 अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इससे इसकी विश्वसनीयता एवं विविध कार्य करने की क्षमता सिद्ध हो चुकी है। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मुख्य लेख। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान स्थिति सक्रिय भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अंग्रेजी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लघु GSLV अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। GSLV का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया है। 2001 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से 29 मार्च 2018 को GSAT-6 संचार उपग्रह ले जाया गया था। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। GSLV ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36,000 किमी की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है, जो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की सीध में होता है। ये रॉकेट अपना कार्य 3 चरण में पूरा करते हैं। इनके तीसरे यानी अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है। रॉकेट की यह आवश्यकता केवल क्रायोजेनिक इंजन ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए बिना क्रायोजेनिक इंजन के GSLV रॉकेट का निर्माण मुश्किल होता है। अधिकतर काम के उपग्रह 2 टन से अधिक के ही होते हैं। इसलिए विश्व भर में छोड़े जाने वाले 50% उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। GSLV रॉकेट इस भार वर्ग के 2-3 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाकर निश्चित किमी की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है। यही इसकी की प्रमुख विशेषता है। हालांकि भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 GSLV मार्क 3 नाम साझा करता है, यह एक पूरी तरह से अलग लॉन्चर है। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 मुख्य लेख। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 स्थिति सेवा में। भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV-MK 3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV मार्क 3, जिसे लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 भी कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक प्रक्षेपण वाहन लॉन्च व्हीकल है। उपग्रह कार्यक्रम आर्यभट्ट उपग्रह पहला भारतीय उपग्रह।
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सोवियत संघ द्वारा कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से 19 अप्रैल 1975 को कपूस्टिन यार से लॉन्च किया गया था। इसके बाद स्वदेश में बने प्रयोगात्मक रोहिणी उपग्रहों की श्रृंखला को भारत ने स्वदेशी प्रक्षेपण यान उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया। वर्तमान में इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की एक बड़ी संख्या चल रहा है। इनसेट श्रृंखला मुख्य लेख। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। इनसेट-1B इनसेट-1B इनसेट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा लॉन्च एक बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है जो भारत के दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव की जरूरत को पूरा करने के लिए है। इसे 1983 में शुरू किया गया था। इनसेट एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है। संपूर्ण समन्वय और इनसेट प्रणाली का प्रबंधन इनसेट समन्वय समिति के सचिव स्तर के अधिकारी पर टिकी हुई है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह श्रृंखला मुख्य लेख। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह IRS पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की एक श्रृंखला है। इसे इसरो द्वारा बनाया, लॉन्च और रखरखाव किया जाता है। IRS श्रृंखला देश के लिए रिमोट सेंसिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली आज दुनिया में चल रही नागरिक उपयोग के लिए दूरसंवेदी उपग्रहों का सबसे बड़ा समूह है। सभी उपग्रहों को ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में रखा जाता है। प्रारंभिक संस्करणों 1A, B, C, D नामकरण से बना रहे थे, लेकिन बाद के संस्करण अपने क्षेत्र के आधार पर ओशनसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट नाम से नामित किए गए। राडार इमेजिंग सैटेलाइट मुख्य लेख। रीसेट 1 और रीसेट 2। इसरो वर्तमान में 2 राडार इमेजिंग सैटेलाइट संचालित कर रहा है। रीसेट-1 को 26 अप्रैल 2012 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। रीसेट-1 एक सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR पेलोड लेके गया, जिसकी सहायता से दिन और रात दोनों में किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पर राडार किरणों से उसकी आकृति और प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता था। तथा भारत ने रीसेट 2 जो 2009 में लॉन्च हुआ था, इसराइल से 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। 11 दिसंबर 2019 को इसरो ने PSLV C-48 रॉकेट के साथ रीसेट-2 BR-1 लॉन्च किया। अन्य उपग्रह इसरो ने भूस्थिर प्रायोगिक उपग्रह की श्रृंखला जिसे जीसैट श्रृंखला के रूप में जाना जाता को भी लॉन्च किया। इसरो का पहला मौसम समर्पित उपग्रह कल्पना 1 को 12 सितंबर 2002 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को मेटसेट 1 के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन फरवरी 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पेस शटल कोलंबिया में मारी गई भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में इस उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा। इसरो ने 25 फरवरी 2013 12:31 UTC पर सफलतापूर्वक भारत फ्रांसीसी उपग्रह सरल लॉन्च किया। सरल एक सहकारी प्रौद्योगिकी मिशन है। ये समुद्र की सतह और समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जून 2014 में इसरो ने 23 प्रक्षेपण यान के माध्यम से फ्रेंच पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पॉट 7 किलो के साथ सिंगापुर का पहला नैनो उपग्रह, कनाडा का उपग्रह KEN-X-5, जर्मनी का उपग्रह AISAT लॉन्च किए। यह इसरो का चौथा वाणिज्यिक प्रक्षेपण था। गगन उपग्रह नेविगेशन प्रणाली मुख्य लेख। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन अर्थात GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने 750 करोड़ रुपए की लागत से मिलकर तैयार किया है। गगन के नाम से जाना जाने वाला ये भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद 10 अगस्त 2010 को इस सुविधा को प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। पहला गगन नेविगेशन पेलोड अप्रैल 2010 में जीसैट 4 के साथ भेजा गया था। हालांकि जीसैट 4 कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका, क्योंकि भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान D3 मिशन पूरा नहीं हो सका। 2 और गगन पेलोड बाद में जीसैट-8 और जीसैट-10 भेजे गए। IRNSS उपग्रह नेविगेशन प्रणाली मुख्य लेख। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। IRNSS भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना है। IRNSS 2 प्रकार की सेवाओं प्रदान करेगा।
1. मानक पोजिशनिंग सेवा और 2. प्रतिबंधित या सीमित सेवा। प्रतिबंधित या सीमित सेवा मुख्यतः भारतीय सेना, भारतीय सरकार के उच्चाधिकारियों व अतिविशिष्ट लोगों व सुरक्षा संस्थानों के लिए होगी। आईआरएनएसएस के संचालन व रख रखाव के लिए भारत में लगभग 16 केंद्र बनाए गए हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आईआरएनएसएस-A के उपग्रह ने 1 जुलाई 2013 रात 11:41 बजे उड़ान भरी। प्रक्षेपण के करीब 20 मिनट बाद रॉकेट ने आईआरएनएसएस-A को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। वर्तमान में सभी 7 उपग्रह को उनकी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है और 4 उपग्रह बैकअप के तौर पर भेजे जाने की योजना है। दक्षिण एशिया उपग्रह मुख्य लेख। दक्षिण एशिया उपग्रह 5 मई 2017 को दक्षिण एशिया उपग्रह को श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित कर दिया गया। यह उपग्रह पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी सार्क देशों के लिए एक उपहार के समान था। इस उपग्रह के द्वारा पड़ोसी देशों के हॉटलाइन से जल्दी संपर्क बनाने, टीवी प्रसारण, भारतीय सीमा पर हलचल को रोकना आदि कार्य किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत का 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी, इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर रचा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रक्षेपण यान पीएसएलवी ने 15 फरवरी 2017 श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एक एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यहां से करीब 125 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से एक ही प्रक्षेपास्त्र के जरिए रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल है। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है। प्रक्षेपण के कुछ देर बाद पीएसएलवी-C37 ने भारत के कार्टोसैट-2 श्रृंखला के पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और 2 अन्य उपग्रहों तथा 103 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल अभियान को लेकर इसरो को बधाई दी है। इसरो के अनुसार पीएसएलवी-C37 कार्टोसैट-2 श्रृंखला के सैटेलाइट मिशन के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती बुधवार सुबह 5:28 बजे शुरू हुई। मिशन रेडिनेस रिव्यू कमेटी एंड लॉन्च अथॉराइजेशन बोर्ड ने प्रक्षेपण की मंजूरी दी थी। अंतरिक्ष एजेंसी का विश्वस्त ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-C37 अपने 39वें मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं से जुड़े रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपण के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। भारत ने इससे पहले जून 2015 में एक बार में 57 उपग्रहों को प्रक्षेपण किया था। यह उसका दूसरा सफल प्रयास है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक्सेल वेरिएंट का इस्तेमाल किया है जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसका इस्तेमाल महत्वाकांक्षी चंद्रयान में और मंगल मिशन में किया जा चुका है। दोनों भारतीय नैनो सैटेलाइट INS-1A और INS-1B को पीएसएलवी पर बड़े उपग्रहों का साथ देने के लिए विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की नैनो सैटेलाइटों का प्रक्षेपण इसरो की व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मुख्य लेख। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 124 अरब के बजट का प्रस्ताव किया। अंतरिक्ष आयोग के अनुसार जो बजट की सिफारिश की है, उसकी अंतिम मंजूरी के 7 साल के बाद ही एक मानव रहित उड़ान लॉन्च की जाएगी। अगर घोषित समय सीमा में बजट जारी किया गया, तो भारत सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा, जो स्वदेश में ही सफलतापूर्वक मानव मिशन कर चुके हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 तक मिशन को मंजूरी नहीं दी है। इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियों पर विकास क्रियाकलाप शुरू किए हैं। मार्च 2012 के आंकड़ों के अनुसार इस दिशा में आवंटित निधि 145 करोड़ है। विभिन्न तकनीकी क्रियाकलापों लिए आवंटित निधि मुख्य शीर्षों के तहत है: क्रू मॉड्यूल प्रणाली 61 करोड़, मानव अनुकूल और प्रमुख रॉकेट 27 करोड़, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अध्ययन 36 करोड़ और वायुगतिकी विशिष्टीकरण एवं मिशन अध्ययन जैसे अन्य क्रियाकलाप के लिए 21 करोड़। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मुख्य लेख। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE या सामान्यतः SRE एक प्रयोगात्मक भारतीय अंतरिक्ष यान है, जो पीएसएलवी-C7 रॉकेट का उपयोग कर 3 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था।
ये पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने से पहले 12 दिनों के लिए कक्षा में रहा और 22 जनवरी को 4:16 GMT पर बंगाल की खाड़ी में नीचे उतरा। स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 1 का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह को पृथ्वी पर वापस उतरने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। इसका ये भी उद्देश्य था कि थर्मल सुरक्षा, नेविगेशन, मार्गदर्शन, नियंत्रण, गिरावट और तैरने की क्रिया प्रणाली, हाइपरसोनिक एरो ऊष्मा का अच्छी तरह से अध्ययन, संचार ब्लैकआउट का प्रबंधन और वापसी के संचालन का परीक्षण करना था। इसरो निकट भविष्य में SRE-2 और SRE-3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो भविष्य के मानव मिशन के लिए उन्नत पुनः प्रवेश प्रौद्योगिकी के परीक्षण करेंगे। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं। इसरो मानवयुक्त वाहन पर उड़ान के लिए दल को तैयार करने के लिए बंगलौर में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगी। केंद्र में चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण में अस्तित्व, बचाव और वापस के संचालन में प्रशिक्षित करने के लिए सिमुलेशन सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। चालक दल के वाहन के विकास। मुख्य लेख। इसरो कक्षीय वाहन। भविष्य में आने वाली परियोजनाएं। भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 का मॉडल। RLVTD का एक मॉडल। इसरो ने निकट भविष्य में कई नई पीढ़ी के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो नए लॉन्च वाहनों और अंतरिक्ष यान के विकास भी करेगा। इसरो ने कहा है कि वह मंगल और निकट के पृथ्वी ऑब्जेक्ट्स पर मानव रहित मिशन भेजेगा। इसरो ने 2012-17 के दौरान 58 मिशनों की योजना बनाई है। आगामी लॉन्च। अधिक जानकारी। रॉकेट का नाम, समय, आगामी उपग्रह। अधिक जानकारी। उपग्रह का नाम, विवरण, अन्य ग्रहों पर अन्वेषण। अधिक जानकारी। गंतव्य, यान का नाम, भविष्य के प्रक्षेपण यान। पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकार। RLVTD। मुख्य लेख। RLVTD 2 स्टेज 2 ऑर्बिट TSTO पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य लॉन्च वाहन को साकार करने की ओर यह पहला कदम है।